Welcome guys, this is the second portion of our NCERT class 12 history first chapter from bricks, beads and bone, the Harappan civilization, and it is also known as Indus Valley civilization. So in this second portion we are going to see the social differences and how the Harappan civilization declined. So we are going to start with studying burials. कब्रों का अध्ययन. Strategy to analyze social and economic differences amongst people living within particular culture include burials. किसी भी एक विशेष संस्कृति में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता को पता लगाने के लिए उनकी अंत्येष्टि यानी कफन दफन या कब्र का अध्ययन भी, कब्र का विश्लेषण भी जरूरी है. At burials in Harappan site, the dead were generally laid in pits. मौत के वक्त हड़प्पा स्थलों पर लोगों को आमतौर पर गड्ढे में लिटा दिया जाता था. Some of pits were lined by bricks. कुछ गड्ढे ईंटों से भी चुने गए थे. Some of the burials contain ornaments, pottery, etc. Many may be a belief that these things can be used after life. कुछ कब्रों में गहने इत्यादि और मृदभांड वगैरह भी पाए गए हैं. शायद ये विश्वास हो कि ये चीजें मौत के बाद, जिंदगी के बाद भी इस्तेमाल की जा सकती हैं. In some instances the dead were buried with copper mirror. और कुछ जगह पे मुर्दे को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था. Jewelries were found in both men and women burials, which mean that both men and women used ornaments. जवाहरात स्त्री और पुरुष दोनों की कब्रों में पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों इन गहनों का प्रयोग करते थे. But in general, the Harappans never believed in burying precious things with dead. लेकिन आमतौर पर हड़प्पा के लोग कीमती चीजों को मुर्दों के साथ दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे. Studying artifacts, कलाकृतियों का अध्ययन. Studying artifacts is another strategy to find out social differences. सामाजिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए कलाकृतियों का अध्ययन एक महत्वपूर्ण रणनीति है. Artifacts are divided into utilitarian and luxury good. कलाकृतियों को हम दो भागों में बांटते हैं. एक रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुएं और दूसरा है विलासिता के लिए उपभोग की जाने वाली वस्तुएं. यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ स्टोन. रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं में जो भी वस्तुएं शामिल होती हैं या तो वो पत्थर से बनी होती हैं या मिट्टी से बनी होती हैं. दीज इंक्लूड कोन्स, पोट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स एटसेट्रा. इसमें चक्की, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, सुइयां, फ्लैश रबड़ यानी मांस रगड़ने वाला, मैं खुद नहीं जानता हूँ ये क्या होता है, इत्यादि शामिल हैं. एंड आर यूजली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स. और ये अक्सर बस्तियों में पाई गई हैं. लग्जरी आर्टिफैक्ट्स आर रेयर. ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कंसेंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा. विलासिता के लिए उपभोग की जाने वाली कलाकृतियां बहुत कम पाई गई हैं और ये जो है बड़े बड़े शहरों में जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में ही पाई गई हैं. फॉर एग्जाम्पल, लिटिल पॉट्स ऑफ फायंस वर यूज्ड एज परफ्यूम होटल. फायंस को जो बनाने के लिए इसका तरीका बहुत कठिन होता था. इसके लिए गम्स यानी गोंद वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था और फिर उसके बाद इस पे डेकोरेशन की जाती थी वैल्यूएबल मटेरियल से और फिर उसमें इत्र रखा जाता था. ये जो है बहुत कीमती होता था. तो ये जो है सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही पाया गया है. हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों में ही पाया गया. फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन. शिल्प उत्पादन के बारे में जानना और शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता का समझना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज क्राफ्ट प्रोडक्शन. क्राफ्ट प्रोडक्शन कुड बी एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड by a person without that person can also survive. Like they are things for showing off. It is kind of a material culture where we
used to buy things which we do not have need, like we can survive without them. तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में वो सारी चीजें आती हैं जिसके बिना भी हम सरवाइव कर सकते हैं. तो द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल. मन के बनाने के लिए प्रयोग होने वाला कच्चा माल देखने के लायक है. स्टोन्स लाइक कार्नेनियन, पत्थर जैसे कार्नेनियन जो कि एक लाल कलर का पत्थर होता है. जास्पर, ये भी एक पत्थर का प्रकार है. क्रिस्टल, ये भी एक पत्थर का प्रकार है. क्वार्ट्ज, ये भी एक पत्थर प्रकार है. स्टेटाइट, ये जो है सेल खड़ी होती है. और धातुएं जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, धातुएं जैसे तांबा, कांसा और सोना, और शंख और टेराकोटा और बनक्ले, ये सारी चीजें जो है शिल्प उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें पत्थर भी शामिल थे, जिसमें आपकी धातुएं भी शामिल थी, जिसमें शैल यानी शंख वगैरह भी शामिल थे, और इसमें जो है पकी हुई मिट्टी टेराकोटा भी शामिल थी. इन सारी चीजों से शिल्प उत्पादन किया जाता था. मेथड ऑफ मेकिंग क्राफ्ट बाय हड़प्पन, तो हड़प्पा के लोगों द्वारा कैसे शिल्पकारी की जाती थी. समटाइम्स बीड्स वर मेड अप ऑफ 2 or more stones बाय सीमेंटिंग टुगेदर. कभी कभी मन के जो है एक या दो पत्थरों को आपस में मिलाकर बनाए जाते थे. while some of stones with gold cap, और कुछ पत्थरों को जो है सोने में जड़ के बनाया जाता था. They were made in different shapes such as cylindrical, spherical, barrel shaped and segmented. ये जो अलग अलग आकृतियों के होते थे, अलग अलग आकार के होते थे, जिसमें बेलनाकार, स्फेरिकल यानी गोलाकार, बैरल शेप्ड होता था, और सेगमेंटेड और अलग अलग भी होते थे. सम ऑफ द डेकोरेटेड बाय पेंटिंग एंड सम डिजाइन्स इज्ड ऑन देम. कुछ पे पेंट किया जाता था, कुछ को पोता जाता था, और कुछ पे जो है डिजाइन बनाई जाती थी. दे मेड बैंगल्स लेडल आउट ऑफ शेल्स. वह जो है शेल्स यानी शंख की जो है चूड़ियां और लेडल्स बनाते थे. स्पेशल टूल वर यूज फॉर क्राफ्ट वर्क. शिल्प उत्पादन के लिए जो है विशेष औजारों का प्रयोग किया जाता था. स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चनहुदड़ो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धौलावीरा. विशेष ड्रिल्स जो है उसे जो नक्शो निगार बनाने के लिए, उसमें उसे डिजाइन बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला औजार है. तो स्पेशलाइज यानी विशेष ड्रिल जो है चनहुदड़ो, लोथल और अभी हाल ही में धौलावीरा में पाई गई है. नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशल सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट. शंख से बने उत्पादों के लिए नागेश्वर और बालाकोट विशेष केंद्र थे. चनहुदड़ो वॉज द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन. चनहुदड़ो शिल्प उत्पादन का केंद्र था. इट वॉज स्पेशलिस्ट इन बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग. यह जो है मनके बनाने के लिए, शंख काटने के लिए, धातु के काम के लिए, मोहरे बनाने के लिए और बाट बनाने के लिए मशहूर था या विशेष था या खास था. आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन. शिल्पकारी के उत्पादन के केंद्रों का पता लगाना. हाउ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन और आइडेंटिफाई बाय आर्कियोलॉजिस्ट. पुरातत्वविदों द्वारा शिल्पकारी के केंद्रों को कैसे पता लगाया गया. सिंपली बाय एविडेंसेस ऑफ टूल, रॉ मटेरियल, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट, वेट मटेरियल. तो इसे पता लगाने के लिए कोई खास जानकारी की जरूरत नहीं थी. जो भी वहां कच्चा माल रह गया था या जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी वस्तुएं बनाई जा रही थी वो पूरी नहीं बन पाई थी, या जो वस्तुएं खराब हो चुकी थी वो, या जो वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला माल जो है वो खराब हो गया था. तो इन सारी चीजों से हमें पता लगता है कि यहाँ पे किसी एक तरीके का उत्पादन चलता था. स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन. शिल्पकारी के उत्पादन के लिए कच्चे माल को सुनिश्चित करने की रणनीति. The Harappan procured material for craft production in various ways. तो हड़प्पा के लोग शिल्पकारी के उत्पादन के लिए माल को
अनेक तरह से सुरक्षित रखते थे। टू मेथड्स प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, शिल्पकारी के उत्पादन के लिए माल सुनिश्चित करने के लिए दो विभिन्न तरीके। दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट इन नागेश्वर एंड बालाकोट एंड शोरतोगई, उन्होंने अपनी बस्तियां बनाई नागेश्वर, बालाकोट एंड शोरतोगई जैसे इलाकों में। दे माइट हैव सेंट एक्सपीडिशन टू एरिया सच एज खेतड़ी रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड, और उन्होंने खोजें भी की होंगी, जैसे कि राजस्थान का खेतड़ी एरिया जो कि कॉपर के लिए जाना जाता है, साउथ इंडिया जहां पे सोना मिलता था। नागेश्वर एंड बालाकोट वर एरियाज फॉर शेल, नागेश्वर और बालाकोट जो है शंखों के लिए प्रमुख थे। शोरतोगई इन फार ऑफ अफगानिस्तान was best source of lapis lazuli. Lapis lazuli is a kind of stone, एक तरीके का पत्थर है जो कि शोरतोगई अफगानिस्तान में पाया जाता था। एंड लोथल विच वॉज नियर सोर्सेस ऑफ कार्नेलियन, और लोथल में कार्नेलियन लाल पत्थर पाया जाता था। स्टेटाइट फ्रॉम साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान, और सेलखड़ी जो है राजस्थान और उत्तरी गुजरात से आती थी, और धातुएं जो है राजस्थान से आती थी। एक्सपीडिशन टू खेतड़ी रीजन एंड साउथ इंडिया एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज। राजस्थान जैसे इलाके या खेतड़ी जैसे इलाके या भारत के दक्षिण इलाकों में जो खोजों से जो है उनका जो लोकल समुदाय या जो भी वहां के नेटिव रहने वाले थे देसी लोगों से उनके संबंध भी बने। कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड, दूर देशों से संबंध। ट्रेड रिलेशन विद द वर्ल्ड, और विश्व के साथ व्यापारिक संबंध। आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट दैट हड़प्पन मेंटेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स, पुरातत्व वस्तुओं द्वारा हमें पता चला है कि हड़प्पा के लोग दूरगामी व्यापार भी करते थे या लंबी दूरी से व्यापार भी करते थे। द मेन सोर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंक्लूड सील्स, वेट्स, डाइट्स एंड बीड्स। लंबी दूरी के व्यापार करने के लिए हमें जो है पता चलता है मोहरों से, बाटों से, पाशों से और मनकों से। हड़प्पन्स प्रोबेबली हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट विथ ओमान पेनिनसुला, ओमान प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों के साथ हड़प्पा के कनेक्शन साक्ष्य मिले हैं। Chemical analysis have shown that both Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel, which suggest a common origin. तो रासायनिक विश्लेषण से हमें पता चलता है कि ओमानी तांबा और हड़प्पाई शिल्पकारियों से या हड़प्पाई कलाकृतियों में जो है निकल के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इनका उद्गम सेम था या इनका उद्गम एक ही था। There are similarities between certain other types of object found at this site, और फिर अलग अलग तरीकों से अलग अलग वस्तुओं में भी बहुत सारी समानताएं पाई गई हैं। At Harappan jar coated with a thick layer of black clay has been found in Oman. एक हड़प्पा जार बोलते हैं कोई भी सामान रखने की वस्तु या कंटर टाइप का जो भी होता है, जिसमें आराम से हम लोग कोई भी चीज रख सकते हैं, तो वो जो है काली मिट्टी से पोता हुआ या काली मिट्टी से उस पर परत चढ़ाई गई थी, वो कि ओमान में पाया गया। A Mesopotamian text refer contact with this region named Dilmun, probably the island of Bahrain. तो मेसोपोटामिया के लेखों से पता चलता है कि उसमें अलग अलग देशों के साथ व्यापार का जिक्र मिलता है, अलग अलग देशों के साथ व्यापार का पता चलता है। तो उसमें जो है दिलमून जो कि एक बहरीन आइलैंड हो सकता है, मगान एंड मेहलुआ प्रोबेबली द हड़प्पन, और मगान और मेहलुआ जो कि हड़प्पा होगा। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ भी हड़प्पा के लोगों का, हड़प्पा संस्कृति के लोगों का व्यापारिक संबंध था। सील्स एंड सीलिंग, मोहर और मोहरीकरण। सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लंबी दूरी के व्यापार के बनाए रखने के लिए मोहर और मोहरीकरण का प्रयोग किया जाता था। When a bag of goods was sent from one place to
another, its mouth was tied with a rope. जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था तो इसका सामान का मुंह जो है या बोरी का मुंह जो भी जिसमें भी वो पैक करते होंगे उसका जो है रस्सी से बांध दिया जाता था. On the note affixed some weight clay on which one or more seals were pressed, leaving an impression. फिर उसके बाद जब भी गांठ लगाई जाती थी उस पर जो है कुछ मिट्टी रख दी जाती थी. फिर उस पर मिट्टी रखने के बाद उस पर सील मारी जाती थी जिससे पता चल जाए. एक पता लगाने के लिए उस पर सील भी मार दी जाती थी. इफ द बैग रीच्ड विथ इट सीलिंग इंटैक्ट, जब कोई भी बैग सील के साथ कहीं पे भी पहुंचता था, इट मीन्स दैट इट हैड बीन नॉट टेम्पर्ड विथ. इसका मतलब ये होता था कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. द सीलिंग्स एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, और मोहरों से जो भी भेजने वाला, जो भी सामान भेजने वाला या जो भी माल भेजने वाला होता था उसकी पहचान का भी पता चल जाता था. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सील्स एंड स्क्रिप्ट, मोहरों और लेखों का चरित्र या मोहरों और लेखों की दशा, किस तरीके के मोहर और लेख हुआ करते थे. द हड़प्पन सील्स यूजली हैव लाइन ऑफ राइटिंग, हड़प्पाई मोहर आमतौर पर एक लाइन होती थी लिखी हुई, एक ही लाइन में होती थी वो हड़प्पाई मोहर. सील हैड नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द ऑनर, तो मोहरों पे जो है जो भी उसका ऑनर होता था या जो भी उसका मालिक होता था उसका नाम होता था. The seal had motifs generally and animals which conveyed meaning to those who could not read. फिर उसके बाद चित्रकारी होती थी. मोटिफ बोलते हैं या तो उस पे फूल पौधों की चित्रकारी हो या कोई भी किसी भी तरीके की चित्रकारी हो उसे हम मोटिफ बोलते हैं. उस पे जो है खोद के या कैसे भी किसी तरीके से उसमें या तो पेड़ पौधे बना दिया जाए या जानवर बना दिया जाए तो उन्हें हम मोटिफ बोलते थे. तो उस पे मोटिफ बनाए जाते थे जिससे जो अनपढ़ लोग हैं वो भी पढ़ सकें. Seal were basically used to convey identity of the sender and facilitate long distance communication. तो seals यानी मोहरों का इस्तेमाल जो है या तो मोहरों का इस्तेमाल जो है जो भी माल भेजने वाला जो है उसकी पहचान बनाने के लिए और लंबी दूरी के व्यापार को स्थापित करने के लिए यूज किया जाता था. द हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, फिर जो हड़प्पाई लेख जो है वो बहुत छोटे हैं. द स्क्रिप्ट वॉज नॉट अल्फाबेटिकल एंड रिटन राइट टू लेफ्ट, स्क्रिप्ट जो है अल्फाबेटिकल यानी उसमें कोई अक्षर नहीं है और राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है. मैनी साइंस वर यूज्ड, दे आर अराउंड 370 to 40 इन नंबर्स. बहुत अलग अलग सिंबल्स या अलग अलग चिन्ह इस्तेमाल, अलग अलग निशान इस्तेमाल किए जाते थे जिनकी तादाद या जिनकी गिनती 375 से 400 तक हो सकती थी. द स्क्रिप्ट स्टिल रिमेन अनडिसिफर्ड टुडे, आज तारीख तक यानी आज तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जा सकी है. वेट्स बांट, एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट इजिली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट. चर्ट नामक पत्थर से बांट बनाए जाते थे जिससे अदला बदली सुनिश्चित की जाती थी. अ काइंड ऑफ स्टोन्स जनरली अ क्यूबिकल विथ नो मार्किंग. व्हाट इज चर्ट? अब ये कह रहे हैं कि शर्ट क्या होता है, चर्ट क्या होता है. तो चर्ट जो है एक प्रकार का पत्थर होता है चौकोर जिसपे कोई निशान नहीं होता था. द लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट वर बाइनरी 1 2 4 8 6 12. जब कोई कम वजन तोलना हो तो उसमें जो है सीधा सीधा नंबर का प्रयोग किया जाता था, जैसे 1 2 3 या 1 2 4 8 16 32. और जब कोई भारी वजन करने का वक्त आता था तब जो है वो डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करते थे, दशमलव प्रणाली इस्तेमाल करते थे. अब हमारा अगला टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे एंशिएंट अथॉरिटी, मतलब वहां पे अथॉरिटी किसके पास थी, वहां राज कौन करता था. डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्डेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविदों द्वारा अलग अलग आर्ग्यूमेंट रखे गए हैं सामने. ओवर द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा के केंद्रीय शासन के बारे में उन्होंने अलग अलग अपनी सजेशन दिए हैं, अलग अलग इस बात पे उन्होंने मतभेद किए हैं कि किस तरीके से कौन हड़प्पाई सिविलाइजेशन में जो है एक अथॉरिटेरियन पोजीशन रखता था. सो
There are three major views about the existence of central authority in the Harappan society. केंद्रीय शासन के बारे में तीन मुख्य बातें हमें देखने को मिलती हैं. Some archaeologists are the opinion that there were no rulers in the Harappan society and everybody enjoy equal status. कुछ पुरातत्वविदों ने कहा कि वहां पर कोई भी वास्तविक शासक नहीं था और सभी जो है समानता का दर्जा या समान पोजीशन के साथ रहते थे. The others are of the opinion that there was no single ruler but several rulers. फिर कुछ कहते हैं कि वहाँ कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी या केंद्रीय शासक नहीं था बल्कि अलग अलग शासक थे. मोहनजोदाड़ो had a separate ruler, हड़प्पा had a separate and so on. फिर कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो का अलग एक शासक था, हड़प्पा का अलग एक शासक था. फिर तीसरे लोग कहते हैं कि some other suggest that there was a single state. फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो जो है एक ही राज्य था. दिस थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, प्लान एंड सेटलमेंट्स. फिर ये जो है ये क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं, तो ये जो है सिंपली कलाकृतियों द्वारा और एक जो प्लान्ड व्यवस्थित बस्तियां जो थी या जिन्हें प्लाट सेटलमेंट कहते थे उनके देख के ये लोग कहते थे कि ये पूरी एक स्टेट थी, इसमें कोई अलग रूलर नहीं था. The last opinion consider being more plausible as it is doubtful that such complex decisions were made and implemented by collectively by entire community. और फिर उसके बाद आखिर जो है वो बताते हैं कि ये जो है सारे आपस में इकट्ठा होके एक समुदाय के तौर पर अलग अलग निर्णय लिया करते थे. और ये देखने में अच्छा भी लगता है कि कैसे एक एंशियंट सभ्यता में सारे लोग इकट्ठा होके और एक बात के बारे में कोई फैसला लेते हैं. तो ये यूनिक फीचर हो सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का. द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, सभ्यता का अंत. द एविडेंसेस दैट रिफ्लेक्टेड एंड द डिसअपीयरेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बाय 1800 BCE. अच्छा, 1800 BCE में जो भी साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है खत्म होने की कगार पे था. बाय 1800 BCE मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स वर अबेंडेड. और 1800 BCE तक आते आते परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के अक्सर स्थल जो है बंजर हो चुके थे. द एक्सपेंशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स माइग्रेशन टुक प्लेस टुवर्ड्स गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एक्सेट्रा. फिर इसके बाद जनसंख्या की बढ़ोतरी और वो माइग्रेशन यानी उनका जो प्रवास जो है गुजरात की तरफ, हरियाणा और पश्चिमी यूपी की तरफ होने लगा था. आफ्टर 1900 BCE साइट which existed marked the transformation of material culture, that is disappearance of distinctive artifacts of civilization like beds, seals, trade and distance trade etc. फिर इसके बाद जो है मटेरियल कल्चर बोलते हैं जो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा कल्चर में जो भी एक यूनिक तरीके का मटेरियल कल्चर था. जैसे कि हमने देखा उनके बनाने का तरीका अलग था, उनके बर्तन बनाने का तरीका अलग था, वो अपनी अलग टेक्नोलॉजी, अपनी अलग तकनीक यूज करते हैं, तो उसे मटेरियल कल्चर बोलते हैं. तो 1900 BC तक आते आते स्थलों में जो है मटेरियल कल्चर में यानी जो भी मटेरियल कल्चर था उसमें बदलाव आना शुरू हो गया. फिर जो है हमें अलग तरह की कलाकृतियां जो भी उस सभ्यता में पाई जाती थी वो एक तरह के खत्म होना शुरू हो गई, वो हमें नजर नहीं आती. एक तरीके से उनका प्रयोग बंद कर दिया गया था या वो उन्हें माइग्रेशन करने की वजह से वो अपनी सारी चीजें वहीं छोड़ के चले आए थे. कुछ भी हो सकता है इस बारे में. राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो डिसअपीयर. फिर उसका जो भी उनका मतलब एक सिविलाइजेशन या एक कल्चर में जो भी एक यूनिकनेस होती थी जिसे हम कल्चर कहते थे, वो चीजें यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आती हैं 1900 BCE के बाद. हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक डिटीरियोरेटेड. फिर घर बनाने की तकनीक भी खत्म हो गई. एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस. फिर उसके बाद बड़े बड़े सार्वजनिक केंद्र नहीं बनाए गए, सार्वजनिक इमारतें बनाना बंद कर दी गई. दिस इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ नेम्ड लेड हड़प्पन. फिर उसके बाद एक ग्रामीण जीवन की शुरुआत होती है जिसे हम आखिर हड़प्पा के नाम से जानते हैं. सेवरल एक्सप्लेनेशन फॉर डिक्लाइन
ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर हड़प्पा के जो है डिक्लाइन के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो कैसे खत्म हुआ या उसका एंड कैसे हुआ। तो इसमें कुछ वजह हैं कि द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ सिविलाइजेशन इज स्टिल अननोन। हालांकि इसका जो मुख्य कारण क्या था, इस सभ्यता के नष्ट होने का या इस सभ्यता के विनाश होने का या इस सभ्यता के खत्म होने का मुख्य कारण क्या था, वो अभी तक नहीं पता चल पाया। बट प्रोबेबल रीजंस आर, लेकिन जो एक परसेप्शन के हिसाब से जो वजह हो सकती हैं वो हैं या तो ये क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, या डिफोरेस्टेशन या वन विनाश, जैसे कि पेड़ बहुत ज्यादा काट दिए गए जिससे से उन्हें उनके सरवाइव करने के लिए एक तरीके से जो भी एक एनवायरमेंट या जो भी एक वातावरण होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। एक्सेसिव फ्लड्स, और हड़प्पा सिविलाइजेशन हम जानते हैं कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और बाढ़ ज्यादा आने की वजह से या सिंधु घाटी में बाढ़ ज्यादा आने की वजह से जो है ये खत्म नष्ट हो गया था। ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप या जमीन के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इसका विनाश हो गया था। द शिफ्टिंग और ड्राइंग अप रिवर्स, या नदी के जो है शिफ्ट होने से, यानी नदी के अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान की तरफ शिफ्ट हो जाने से, विस्थापित हो जाने से ये जो है ये इनका विनाश हुआ। इन्वेजन मोस्ट प्रोबेबली बाय आर्यंस, या आर्यों के आने की वजह से जो है ये आर्यों के कब्जे की वजह से इनका विनाश हुआ। हड़प्पन स्टेट माइट हैव एंडेड बिकॉज देयर आर एविडेंसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्ट फैक्ट्स लाइक सील्स, पॉटरी एटसेट्रा। हड़प्पा स्टेट खत्म जरूर हुए होंगे ये कहते हैं, क्योंकि जो है उनकी जो आर्ट थी, उनका जो एक अलग कल्चर था, जो यूनिकनेस थी वो नजर नहीं आती है। उनमें जो मोहरें थी, उन्हें जो मृद भांड बनाने का तरीका था वो एक खत्म होने का साक्ष्य मिलते हैं कि वो बनना बंद हो गए थे या वो बनाना बंद किए गए थे। फिर इसके बाद हम डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन को कैसे खोजा गया इसके बारे में हम जानेंगे। कनिंघम एंड हिज कंफ्यूजन, कनिंघम और उसका कंफ्यूजन। कनिंघम जो है उन्होंने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की थी और दयाराम साहनी ने पता लगाया था। कनिंघम जो हेड थे दयाराम साहनी उसका मेंबर थे। 1921 में इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन को हमें पता लगता है। कनिंघम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कनिंघम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है पहले जनरल डायरेक्टर जनरल थे। ही वॉज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, वो भारत पुरातत्व विभाग के जनक के रूप में जाने जाते हैं। His main interest was in archaeology of early from 6th century BC to 4th century। फिर उन्होंने जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पुरातत्व विधि में खोज करने की शुरुआत की। तो उनका इंटरेस्ट जो है 6वीं शताब्दी से लेके 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक था, एंड CE लेटर पीरियड्स। फिर उसके बाद जो है उन्होंने आखिर के पीरियड के बारे में जानने की उन्होंने कोशिश की। He used the account left by Chinese pilgrim who had visited the subcontinent between the 4th century to 7th century। उन्होंने जो चाइनीज पिलग्रिम यानी चाइनीज तीर्थयात्री जो भी होते थे उनके लेखों का प्रयोग किया, जो कि 4 शताब्दी से लेकर 7 शताब्दी तक आए थे। He also collected, documented and translated inscription found during his survey। उन्होंने जो है अलग अलग तरह के लेख और दस्तावेज को भी एकत्रित किया। साइट लाइक हड़प्पा डिड नॉट फिट वेल इन हिज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनके अन्वेषण या इनके सर्वेक्षण में जो है हड़प्पा जैसे स्थल फिक्स नहीं बैठते थे। क्यों फिक्स नहीं बैठते थे, इसका भी एक रीजन है। अल्दो द हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड ड्यूरिंग 19th century एंड सम ऑफ रीच्ड कनिंघम, जबकि हड़प्पा के जो भी कलाकृतियां थी वो 19वीं शताब्दी में पाई जा चुकी थी और उनमें से कुछ जो है कनिंघम के पास भी पहुंच चुकी थी। बट ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दीज वर एज दे वर नॉट पार्ट ऑफ इटिनरी ऑफ चाइनीज पिलग्रिम्स एंड वॉज नॉट नॉन अर्ली हिस्टोरिसिटी। क्योंकि ये जो है कंफ्यूज करने वाली चीजें क्यों थी,
ये ना तो ये चाइनीज पिलग्रिम द्वारा इनका कोई जिक्र था और ना ही किसी भी पहले जो इतिहास लिखे गए थे उनके बारे में इसका पता चला था। एन इंग्लिश मैन गेव अ हड़प्पन सील टू कनिंगम, एक कोई अंग्रेज आदमी था, उसने जो है हड़प्पाई मोहर कनिंगम को दी, बट ही वॉज अनेबल टू प्लेस इन द फ्रेम विथ विच ही वॉज फैमिलियर। तो कनिंगम जो है एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी एक हिस्टोरिकल पीरियड से जो वाकिफ थे, जिस हिस्टोरिकल पीरियड से वो वाकिफ थे, उस हिस्टोरिकल पीरियड में उस मोहर को फिक्स नहीं कर पा रहे थे, उस मोहर को जगह नहीं दे पा रहे थे। ही थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज इन गंगा वैली। उनका मानना था कि गंगा घाटी में भारतीय शहरों की या भारतीय नगरों का विकास हुआ। सो इट इज अज्यूम्ड दैट ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। तो ये माना जा सकता है कि उन्होंने हड़प्पा की महत्वपूर्णता को जानने में कोताही कर दी या हड़प्पा की महत्वपूर्णता को जानने में गलती कर दी। डिफरेंट मेथड अडेप्टेड बाय मार्शल एंड व्हीलर इन रिकंस्ट्रक्टिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पाई संस्कृति या हड़प्पाई सभ्यता को जानने के लिए व्हीलर और मार्शल ने अलग अलग तरीके अपनाए। दयाराम साहनी एंड राखलदास बनर्जी फाउंड सिमिलर सील्स एट हड़प्पा मोहनजोदाड़ो रेस्पेक्टिवली। तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी को सील मोहर मिली हड़प्पा में और राखलदास बनर्जी को मोहर मिली मोहनजोदाड़ो में। Based on these finds, in 1924, John Marshall, Director General of ASI, announced the discovery of new civilization in the Indus Valley to the world. फिर इसके बाद इन्हीं साक्ष्यों के तौर पर 1924 में जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने जो है एक नए सभ्यता के खोज के बारे में ऐलान किया जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। मार्शल टेंडेड टू excavate along regular horizontal measured uniformly throughout the mound, ignoring stratigraphy। तो मार्शल ने जो है खुदाई शुरू की क्षैतिज एट रेगुलर हॉरिजेंटल, क्षैतिज रूप में उन्होंने खुदाई शुरू की। मेजर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट, फिर उन्होंने जो है अलग अलग जो भी एक ढेर होते थे उन्हें नापा। इग्नोरिंग स्ट्रेटिग्राफी ऑफ साइड, स्ट्रेटिग्राफी इज अ स्टडी ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ, यानी जब भी हम कोई भी एक एग्जीक्यूशन या किसी चीज की हम खुदाई करते हैं, विशेष करके हम जब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जानने के लिए हम कोई भी चीज की खुदाई करते हैं, तो किसी भी एक जगह के किसी भी एक स्थल की जो लेयरें होती हैं, जो धरती की लेयरें होती हैं, एक महत्वपूर्ण अपने साथ महत्वपूर्ण अर्थ रखती हैं। तो उसे इन्होंने मार्शल ने उसे इग्नोर कर दिया, उस पर ज्यादा गौर नहीं किया। दिस मीन दैट ऑल आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट वर ग्रुप टुगेदर इवन इफ दे फाउंड डिफरेंट स्ट्रेटोग्राफिक लेयर्स। फिर इसके बाद इसका मतलब ये हो गया, फिर उन्होंने इसके लेयरों पे ज्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया, परतों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जो भी तो एक हिस्ट्री में एक चीज होती है कि जमीन के नीचे जितनी ज्यादा चीज दबी हुई मिलेगी, चीज उतनी पुरानी होगी। एग्जीक्यूशन करने पर या आर्कियोलॉजिस्ट ये अपना एक तर्क देते हैं। तो मार्शल ने इस बात का ख्याल नहीं रखा, इन्हें जितनी भी चीजें मिली उन्हें सबको एक साथ रख दिया। इवन इफ दे वर फाउंड एट डिफरेंट स्ट्रेटोग्राफिक लेयर्स, या चाहे वो जमीन की किसी भी परत में पाई गई हों। एज अ रिजल्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फाइंड वर इर्रिट्राइबली लॉस्ट। फिर उसके बाद जब इन्होंने ऐसा किया तो फिर उन चीजों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे तक नहीं पहुंच पाई, हमें नहीं पता चल पाई। R.E.M. Wheeler recified this problem. He recognized that it was necessary to follow stratigraphy of mound rather than dig mechanically along uniform horizontal line. फिर R.E.M. Wheeler जो थे उन्होंने इस बात को समझा, फिर उन्होंने समझा कि स्ट्रेटोग्राफी यानी स्टडी ऑफ द लेयर ऑफ माउंड, जो भी ढेर थे उनका जो है उनका अध्ययन बहुत जरूरी था और उन्हें मैकेनिकली खोदना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनकी स्टडी करना जो है वो महत्वपूर्ण था। तो उन्होंने जो है एक ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल जो भी था उस वे में अब उन्होंने
मैकेनिकली, यानी जो एक तरीके से मैकेनिकली जो खुदाई होती थी वो बंद कर दी, बल्कि लेयर्स पे ज्यादा गौर दिया आर.एम. व्हीलर ने। प्रॉब्लम फेस्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पा। पुरातत्वविदों द्वारा धार्मिक कार्यों या धार्मिक गतिविधियों या हड़प्पाई धार्मिक गतिविधियों में दिक्कत, या उन्हें जो इंटरप्रिटेट करने में, क्या हड़प्पाई लोग किस तरीके से धार्मिक कार्य करते थे, उसमें पुरातत्वविदों को दिक्कत आई थी। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पाई लेख या हड़प्पाई लिपि हड़प्पाई सभ्यता को समझने में मदद नहीं करती है। द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसिफर्ड टिल डेट, और स्क्रिप्ट आज तारीख तक नहीं पढ़ी जा सकी है। मटेरियल्स रिमेन्स हेल्प द आर्कियोलॉजिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट हड़प्पन लाइफ। हालांकि जो भी वहां पे माल या जो भी एक तरीके से साक्ष्य मिले हैं, उन्होंने पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन बनाने में या हड़प्पाई जीवन को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद जरूर की है। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज क्लॉथ, लेदर, वुड generally decompose, while stones, burn, clay, metal, etc. survive. Materials such as pottery, tools, ornament and household object are available. और फिर उसके बाद डिकम्पोज होने वाले मटेरियल जैसे कि लेदर हो गया, कपड़े हो गए, लकड़ी हो गई, ये जो है डिकम्पोज हो जाते हैं जमीन के नीचे, ये दबने से डिकम्पोज हो गए। लेकिन जो पत्थर या टेराकोटा पक्की मिट्टी के जो भी बर्तन थे या धातुएं जो थी वो बच गई थी, और मृद भांड मिट्टी के बर्तन बच गए थे, टूल्स उनके औजार बच गए थे, ऑर्नामेंट्स उनके गहने बच गए थे, और उनके घरेलू काम में जो भी चीजें इस्तेमाल की जाती थी वो बच गई थी। रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल इंटरप्राइज। आर्कियोलॉजी देन क्लासिफाई देयर फाइंड्स। फिर उसके बाद जो है कलाकृतियां जो भी मिली वो पुरातत्वविदों द्वारा शुरुआती एक कदम था। फिर उसके बाद उन्होंने उन्हें अलग अलग तरीके से बांटना शुरू कर दिया। द सेकेंड एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज अ टूल और ऑर्नामेंट और बोथ और समथिंग मीन टू रिचुअल यूज। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी बात ये पता लगाना थी कि जो भी कलाकृतियां मिली हैं, क्या वो जो भी चीजें मिली हैं क्या वो कलाकृति हैं, यानी घरेलू यूज में इस्तेमाल की जाती थी, या ऑर्नामेंट है, या गहने वगैरह हैं, या दोनों हैं। फिर उसके बाद उन्हें जो या उनका इस्तेमाल किस लिए होता था, या धार्मिक पर्पज से यूज होता था, या डे टू डे लाइफ में वो इस्तेमाल करते थे। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट इज ऑफन शेप्ड बाय इट्स रिजेम्बलेंस विथ प्रेजेंट डे थिंग्स, बीड्स, कॉइन्स, स्टोन्स, ब्लेड्स, पॉट्स आर ऑब्वियस। फिर इसके बाद इन चीजों को जानने के लिए जो है हम आज की चीजों के साथ उनका कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि चक्की हो गई, बर्तन हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, या फलक हो गए, पत्थर के फलक जो हो गए, वो इन चीजों का एग्जाम्पल है कि जैसे ये चीजें आज इस्तेमाल की जाती थी, ये चीजें उस वक्त भी ऐसे ही इस्तेमाल की जाती होंगी। Archaeologists also try to identify function of an artifact by investigating the context in which it was found. फिर इसके बाद पुरातत्वविदों ने जो भी चीज जिस जगह पे मिली है उस हिसाब से उस चीज के बारे में जानना चाहा। Whether it was found in the house, या क्या वो चीज घर में मिली है, अगर घर में मिली है तो उसका इस्तेमाल अलग होगा, अगर गली में मिली है या कहीं किसी उत्पादन केंद्र में मिली है तो उसका प्रयोग अलग होगा, या किसी एक भट्टी में मिली है या किसी एक कब्र में मिली है तो उसका प्रयोग अलग तरीके से होगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए पुरातत्वविदों ने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग कलाकृतियों को जानने की कोशिश की। द प्रॉब्लम ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोर एविडेंट इन अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्शन रिलीजियस प्रैक्टिस। लेकिन धार्मिक गतिविधियों को पता लगाने के लिए पुरातत्वविदों के यानी जो भी आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन पुरातत्वविधि गतिविधियां जो थी, पुरातत्वविधि उसे बोलते हैं विश्लेषण करने में, इंटरप्रिटेशन करने में, पता लगाने में कि धार्मिक कार्य कैसे किए जाते थे, तो उसमें पुरातत्वविदों को दिक्कत आई। अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस बाय एग्जामिनिंग सील्स। मोहरों द्वारा जो है
धार्मिक गतिविधियों और विश्वासों का पता लगाने की कोशिश की गई. सम ऑफ विच सीम्स डिपिक्ट रिचुअल सीन्स, अदर विच प्लांट मोटिव आर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप. फिर इसके बाद जो है कुछ धार्मिक गतिविधियों के चित्र भी मिलते हैं और कुछ पौधों के चित्रकारी भी मिलती है, जिससे पता चलता है कि ये लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे. Many construction of Harappan religion are made on the assumption that later tradition provide parallels with earlier ones. हड़प्पाई धर्म को लेके बहुत से जो रिवाज थे उन्हें आज के रिवाजों से समानांतर कर देखा गया कि जो आज रिवाज पाए गए हैं वही जो है हड़प्पाई सभ्यता में भी पाए जा सकते थे या हड़प्पाई सभ्यता में होते होंगे. दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन मूव टू नॉन टू अननोन. ये इसलिए होता था क्योंकि जो भी प्रातत्वविद जब भी कोई खोज करते थे तो वो पाई गई जानकारी या मौजूदा जानकारी से जो जानकारी उन्हें नहीं पता होती उसकी तरफ जाते थे. दैट इज फ्रॉम प्रेजेंट टू पास. इसका मतलब होता है वो वर्तमान से भूतकाल की तरफ जा रहे हैं. अब जब वर्तमान से भूतकाल की तरफ जा रहे हैं तो हमें वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं उनसे ही हमें भूतकाल को पता लगाना है. आगे हम देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पन पीपल. फिर हड़प्पाई लोगों की जो धार्मिक गतिविधियां थी या धार्मिक कार्य थे उन्हें दोबारा बनाने के लिए प्रातत्वविदों के लोगों ने या प्रातत्वविदों ने क्या कदम उठाए. The discovery of pot, coins, beads, etc. in the Harappan sites and their graves provide enormous information. मृत भांडों यानी मिट्टी के बर्तन, कॉइन्स, चक्की, बीड्स, मनके इत्यादि का पाया जाना हड़प्पन स्थल से या उनकी कब्रों में इन सारी चीजों का पाया जाना बहुत सारी जानकारी हमें प्रदान करता है. Traces of cotton and dresses depicted on seals and sculpture give us an idea about dressing style of हड़प्पन people. फिर उसके बाद सूती कपड़े के साक्ष्य या जो भी सील पे जिस तरीके से भी कपड़े बनाए जाते थे या जो भी मूर्तियां थीं वो हमें बताती थी कि लोग उस वक्त किस हिसाब से कपड़े पहनते थे. गिव अस एन आइडिया ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ हड़प्पन पीपल. हड़प्पाई लोगों के कपड़े पहनने के तरीके के बारे में हमें बताते हैं. द टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ विमेन इंडिकेट वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस. फिर उसके बाद एक पक्की मिट्टी की मूर्ति से पता चलता है कि एक मदर गॉडेस की भी वर्शिप की जाती थी, एक माता की भी पूजा की जाती थी. प्लांट मोटिव्स सीम टू सजेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ नेचर वर्शिप. और मोहरों पे जो चित्रकारी या पेड़ों जो चित्रकारी प्लांट मोटिव यानी जो भी चित्रकारी पत्थरों पे प्रकृति की पेड़ पौधे बनाए जाते थे उससे पता चलता था कि ये जो है प्रकृति की पूजा करते हैं. द कॉनिकल स्टोन्स इंडिकेट लिंग वर्शिप. फिर इसके बाद शंकु आकार के जो भी पत्थर होते थे उनसे पता लगता था कि ये लिंग की पूजा करते थे यानी शिवलिंग की पूजा करते थे. इन सम सील्स a figure shown seated cross-legged in yogic position sometimes surrounded by animals has been regarded as a depiction of Proto-Shiva, that is an early form of one of the major Hindu deities of Hindu. किसी और बहुत यौगिक पोस्चर में एक मूर्ति मिली है जिसके आसपास में बहुत सारे जानवर थे. उन्हें जो है प्रोटो शिवा या जो महाकाल हैं शिवाजी हैं उनके रूप में देखा जाता है कि जो महाकाल का ये हिंदुइज्म दैट इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ मेजर हिंदू डाइटी जो कि हिंदू धर्म के प्रमुख डाइटीज में से एक थे. some animals such as unicorn depicted on seals seem to mythical composite creatures. फिर इसके बाद यूनिकॉर्न जो कि एक मिथिकल यूनिकॉर्न बोलते हैं, a mixture of mythical like हेवनली एनिमल्स. कोई भी जैसे एक सींग वाला हमें एक श्रृंगी पशु मिलता है, क्या पता वो एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, लेकिन एक श्रृंगी पशु के मिलने के साक्ष्य हमें मिले हैं तो इसे ही हम यूनिकॉर्न बोलते हैं. इसी तरीके के जानवरों को हम यूनिकॉर्न कह सकते हैं. तो ये जो एक मिथिकल है कंपोजिट क्रिएचर्स और बहुत अलग अलग तरीके से जानवर कोई जानवर को मिला के अलग बना दिया कंपोजिट क्रिएचर्स बोलते हैं. जैसे कोई भी चीज या एक
जानवरों को दूसरे जानवर, जैसे किसी जानवर की गर्दन ले लिया, किसी जानवर का शरीर ले लिया, दोनों को मिला के एक बना दिया, तो कंपोजिट क्रिएचर हो गए। द टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट हैज बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर द फायर अल्टर फाउंड एट कालीबंगल एंड लोथल एट द ग्रेट बाथ एंड मोहनजोदाड़ो, समथिंग मीन फॉर रिचुअल यूज। फिर इसके बाद दो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर मिले हैं पुरातत्वविदों को, जो जिसमें एक यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए एक जो यज्ञ करने के लिए जो भी एक जगह होती है वो मिली थी कालीबंगन में, और एक मोहनजोदाड़ो में बड़ा स्नानघर पाया गया है। इसका जो है कोई भी एक धार्मिक इस्तेमाल हो सकता है, इससे हमें ये जानकारी मिली। I hope you all are enjoyed this video. Please like and subscribe if you find it helpful. Till then, bye. Take care of yourself.